welcome to the channel M Eklavya. So today we are going to start with the part 1 of this series when we are going to solve all the MCQs of biology that are asked in NEET 2023. तो आप सबको लगता होगा कि नीट में जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही टफ होता होगा, आउट ऑफ एनसीईआरटी होता होगा, एनसीईआरटी से बाहर का ट्रूमैन जैसा कुछ बुक ये सब भी पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। आपको पता लग के ये शॉकिंग लगेगा क्योंकि एनसीईआरटी से बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं, हर साल रिपीटेडली पूछे जाते हैं। आपको बस एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना होता है, कौन सा लाइन्स इंपॉर्टेंट है ये सारे आपको पता होने चाहिए। अगर आप उनको थरोली प्रैक्टिस थ्रू आउट द ईयर कर लोगे तो नीट में बायोलॉजी का पेपर आपका 40 मिनट्स के अंदर ही खत्म हो जाएगा। आपको सुन के सकिंग लग रहा होगा, लेकिन यही सच है। तो मैं आपको आज प्रूफ के साथ दिखाऊंगी कि एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पता लग जाएगा और आपको अंदाज मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन सा लाइन एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट होता है। So without getting delayed, we will start with the first question. So here in your screen, the first question is, what is the role of RNA polymerase 3 in the process of transcription in eukaryote? Those are the options given, 4 options are given here. आपको तो पता है जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस यूकैरियोट में होता है वहाँ पे RNA polymerase 1, 2, 3 करके तीनों होते हैं, लेकिन ये थोड़ा मेमोराइजिंग जैसा क्वेश्चन था, तो इसीलिए आपको मेमोराइज होना चाहिए कि 1 का फंक्शन क्या था, 2 का क्या था और 3 का क्या था। मैं आपको दिखाती हूँ, ये पूरा ही एनसीईआरटी से आया है। हियर यू कैन सी in your NCERT it is written as the RNA polymerase 3 is responsible for transcription of tRNA, 5' RNA and the snRNA, that is your small nuclear RNAs। तो ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आया हुआ है। अब आप कहोगे कि एनसीईआरटी के बाहर का आ गया, ये तो मॉलिक्यूलर बेसिस चैप्टर होगा, तो यहाँ से तो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हियर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ tRNA, 5' RNA एंड योर snRNA। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद का क्वेश्चन देखेंगे, दैट इज योर 102 क्वेश्चन को देखिए। मूवमेंट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ आयन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट। आप सबको तो पता है जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है वो तो डिफ्यूजन की तरह होता है, जो प्रोसेस डिफ्यूजन की तरह होगा वो तो क्या होगा, अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही होगा। और ये जो दोनों होते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये दोनों भी कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट के अलग ही होते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, उसको आयंस को ट्रांसफर होने के लिए एक मेम्ब्रेन प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन वो अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का होता है। ये आपका कौन से चैप्टर से आया है? ट्रांसपोर्ट के चैप्टर से आया है, दैट इज योर क्लास 11 एनसीईआरटी, ओके, अंडर द प्लांट फिजियोलॉजी पार्ट। लेकिन यहाँ पे जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट आया है, मैं आपको एनसीईआरटी अभी शो करवाती हूँ। ये देखिए, here it is your active transport coming under the chapter of transport, okay। These forms can transport substances from a lower concentration to a higher concentration, that is called as your uphill transport, okay। so uphill transport हो जाएगा तो low concentration से high concentration को जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, against the concentration gradient हो जाएगा। so आपके क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, against। so this is a very 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 easy question and here it is your answer, that is your active transport, okay। now moving on to the next question. Upon exposure to UV radiation, DNA stained with ethidium bromide will show which kind of color? तो ये कौन सा चैप्टर से आया हुआ है? बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर से आया हुआ है, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस बार 2023 में बायो के सारे क्वेश्चंस मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस पूरे डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही आए हुए थे। आप अगर एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लोगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे बहुत ही जल्दी बन जाएंगे, ओके। सो हियर यू कैन सी दैट दिस इज फ्रॉम योर बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर। A typical agarose gel electrophoresis is showing migration of undigested and digested set of DNA. Okay, so you can see here what is written. Bright orange colored bands of DNA in a ethidium bromide stained gel exposure to UV is formed. Okay, so ये तो पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, बस आपको ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन जैसे पूछा गया है, तो ये भी आपका डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही आया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? Here it is bright orange color, okay। So now moving on to the next question. The thickness of the
ozoन in a column of air in the atmosphere is measured in terms of what? Kilobase, adoption unit, डेसीमीटर एंड डेसिबल. सो बेसिकली यहाँ पे ओजोन लेयर का क्या पूछा गया है? यूनिट पूछा गया है. ये तो बच्चे को भी पूछ लेंगे तो भी उसको भी आ जाएगा. 8-9 क्लास से हम सब ने इसको पढ़ा हुआ है कि ओजोन लेयर को हम किस यूनिट से मेजर करते हैं. और ये भी आपका एनसीईआरटी से पूरा ही सीधा आ गया है. आपको पता है एनसीईआरटी में थ्योरी को आप जैसे ही इंपॉर्टेंस देते हो वैसे ही आपको डायग्राम्स को भी देना चाहिए. ओके, ये पूरा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था. एक डायग्राम दिया हुआ है, उसके नीचे इसका यूनिट लिखा हुआ है. अगर आप एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ोगे तो डायग्राम भी आपको पता चल जाएगा. डायग्राम पे क्या याद रखना है ये भी आपको पता चल जाएगा. यहाँ पे देखो, हियर इट इज योर चैप्टर एनवायरमेंटल इश्यूज ऑफ इकोलॉजी पोर्शन. ओके, क्लास 12 एनसीईआरटी. ओके, हियर व्हाट इज रिटन? ओजोन थिकनेस इज गिवन इन डॉप्सन यूनिट. पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन है कि नहीं? आप डायग्राम देखोगे, इग्नोर कर दोगे, इससे तो नहीं होगा. डायग्राम के अंडर में ही ये दिया हुआ है. तो आपको सारी चीज़ एनसीईआरटी का बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, तभी आपको सारे क्वेश्चन आएंगे. नहीं तो एक ना एक तो छूट ही जाएगा. ओके, यू गॉट योर आंसर? हियर इट इज द आंसर, adoption units. So moving on to the next question. Here it is given, among the eukaryotes, replication of DNA takes place in which phase? 4 phases are given here: G2 phase, M phase, S phase and G1 phase. Do you know about the interphase and M phase of replication in eukaryote? Okay, so I am telling you. First it goes through the interphase, then it will go through the M phase. Okay, so interphase में क्या आता है? G1 phase, S phase, G2 phase accordingly. Okay, first G1 phase आता है. इसमें क्या होता है आपको मैं एनसीईआरटी दिखाती हूँ. ओके, सो G1 फेज मार्क्स द इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता है, सिर्फ इनिशिएट होता है. सेल्स विल बी रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा. आपका जो एस फेज और द सिंथेसिस फेज होगा उसी में डीएनए रेप्लिकेशन होगा, विच इज क्लियरली रिटन एंड इट इज मल्टीपल टाइम्स आस्क्ड इन द योर नीट. ओके, it is asked multiple times in the NEET. Okay, so here A cell synthesis phase marks the period during which DNA synthesis और replication takes place. आपको पता चल रहा है कैसे पूरा डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आता है. आपको बस जानना है कि कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट है, किसको आपको कैसे याद रखना है. ओके, so what will be your answer? Here A's phase. Okay, so now moving on to the next question. Here it is given, spraying of which of the following phytohormone on juvenile conifers help in the hastening the maturity period that leads to early seed production. Okay, early seed production. आपको तो पता है सारे जो होते हैं ऑक्सिन हो, जिबरेलिन हो, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, ये सारे का एग्जांपल्स के अंडर में आपको दिया गया है कि किसका फंक्शन क्या होगा, किसमें हम किस फाइटोहार्मोन का यूज़ करेंगे. तो आपको वो सब याद कर लेना चाहिए होगा. ओके, और वो जो ऑक्सिन के टाइप्स होंगे, ओके, उनको भी याद कर लेना. जिबरेलिन के अंडर में बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे कि शुगर केन में भी यूज़ होता है. ओके, तो ये सब आपको याद कर लेना है. डोरमेंसी किस में होता है, सीड प्रोडक्शन किस में होता है, ये सारे बहुत ही सारे एग्जांपल्स है. तो आपके एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है इसका देख लेते हैं थोड़ा. ये देखिए, दिस इज अंडर योर GA3. GA3 मीन्स व्हाट? योर जिबरेलिक एसिड. ओके, सो GA3 का अंडर में क्या लिखा हुआ है? Spraying the juvenile conifers with GAS hastens the maturity period, thus leading to early seed production. तो ये किसके अंडर में आ गया? जिबरेलिन के अंडर में आ गया. ओके, सो दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी. ओके, सो नाउ व्हाट विल बी योर आंसर? जिबरेलिक एसिड. Any doubt until this? I think no one will have the doubt because it is directly from the NCERT. Okay, so moving on to the next question. Given below are two statements. अच्छा, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हो गया. 1 और 2 ट्रू होगा, कोई सा भी ट्रू होगा और कोई सा फॉल्स होगा, ऐसे करके कुछ ट्विस्ट करके दिया हुआ है. टाइम कंज्यूमिंग लिटिल बिट. ओके, लेट अस सी द क्वेश्चन फर्स्ट. ओके, डोंट थिंक इन योर माइंड दैट इट इज लॉन्ग सो इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग. नथिंग लाइक. जब आपको क्वेश्चन पूरा लॉन्ग लगे ना तो आप समझ लेना कि इसमें बहुत सारे डाटा है. आप डर मत जाना कि इतना लंबा क्वेश्चन है तो मुझसे नहीं हो पाएगा. नहीं, जितना लंबा क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी का लाइन लिखा होगा उसमें, ये आपको याद रखना है. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्टेटमेंट 1 को देखते हैं, स्टेटमेंट 2 को देखते हैं. स्टेटमेंट 1 में क्या लिखा हुआ है? द फोर्सेज जनरेटेड बाय ट्रांसपिरेशन कैन लिफ्ट ए जाइलेम साइज्ड कॉलम वाटर ओवर 130 मीटर हाइट. अरे ये तो सुना सुना लग रहा है. 130 मीटर हाइट को तो करता ही है, तो ये तो हमें याद आ गया. देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है.
Statement 2, transpiration cools the leaf surface sometimes up to 10 to 15 degrees by evaporative cooling. अरे ये तो पूरा ही ठीक लाइन लिखा हुआ है, 10 to 15 डिग्रीज तक ही कूलिंग इफेक्ट दिखाता है, हाँ कि नहीं? ये भी तो एनसीईआरटी लाइन में हुआ है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो इन विच ऑप्शन? ओके, आई विल शो यू इन द एनसीईआरटी 2. यहाँ देखिए, टू लिफ्ट ए जाइलम साइज कॉलम ऑफ वाटर ओवर 130 मीटर्स हाई लिखा हुआ है, और यहाँ पे अंडर देखिए, कूल स्लीप सरफेस समटाइम्स 10 to 15 डिग्रीज बाय इवापोरेटिव कूलिंग. प्रूफ मिल गया एनसीईआरटी का, डायरेक्ट एनसीईआरटी से आता है कि नहीं क्वेश्चन? यस. सो योर आंसर विल बी बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. ओके, डायरेक्टली ऐसे ही आता है एनसीईआरटी से क्वेश्चन, बस आपको ध्यान लगा के पढ़ना है. एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, पीवाईक्यूज को अच्छे से कर लोगे, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाएंगे. 90% क्वेश्चंस वहीं से हो जाएंगे. इस साल थोड़ा इजी आ गया क्वेश्चन, नेक्स्ट साल थोड़ा टफ आ सकता है. तो अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ रहे हो थ्रू आउट द ईयर, अच्छे से पढ़ रहे हो का मतलब सिर्फ एक बार नहीं, बार बार आपको एनसीईआरटी को पढ़ना होगा, तभी तो आपको कुछ नए डाटा मिलेंगे. नहीं तो एक बार पढ़ लोगे तो याद आ जाएगा कि हाँ मैंने तो सारा पढ़ लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता. बार बार पढ़ोगे तो जान पाओगे आपसे क्या छूट गया था इसके पहले बार में. तो ऐसे करके आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है, और पीवाईक्यूज को बहुत ही माइन्यूटली आपको सॉल्व करना है. तो फिर ये सब क्वेश्चन पूरा मक्खन की तरह हो जाएगा, और थोड़ा टफ पूछेगा भी तो अच्छा होगा. अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो वो सब क्वेश्चंस भी आपसे इजीली हो जाएगा. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर इट इज गिवन the historic convention of biological diversity, the Earth Summit was held in Rio de Janeiro in the bar. ये तो पूरा एनसीईआरटी से डायरेक्ट आया हुआ है, हाँ कि नहीं? एक अर्थ समिट था, एक वर्ल्ड समिट था. अर्थ समिट का ईयर क्या था? किस चैप्टर से आया है पता है? तो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से आया है. अर्थ समिट कब हुआ था? 1992 को. और वर्ल्ड समिट क्या हुआ था? आप ही बताओ कमेंट सेक्शन में. चलो यहाँ पर देखो एनसीईआरटी में, The Historic Convention on Biological Diversity, the Earth Summit held in Rio de Janeiro in 1992. ओके, और यहाँ पे क्या हुआ है? The World Summit. अरे आपको तो आंसर पता चल गया, फिर भी आप कमेंट सेक्शन में बोलना आपको कैसा लगता है ये सेशन. ओके, सो यहाँ पे कितना हुआ? 2002 में हुआ था. ओके, सो योर आंसर इज 1992. ओके, सो ये सब क्या है? फैक्ट बेस्ड थिंग्स है. ओके, आपको ईयर और डेट, ये सारे इंपॉर्टेंट डेट्स और ईयर आपको याद कर लेना है. ओके, क्योंकि यहाँ से बहुत ही बार क्वेश्चन आता है. पहले प्रीवियस ईयर में एक बार आ गया था जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कब हुआ है. ओके, घड़ियाल मूवमेंट कब हुआ था. तो ये सारे ईयर्स के साथ आपको याद रहना चाहिए. जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कब हुआ था? 1980. घड़ियाल मूवमेंट कब हुआ था? 1974. ऐसे ही कुछ फैक्ट्स है, ईयर्स है, डेट्स है जो आपको याद कर लेना है नीट के लिए. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Here it is given which micronutrient is required for splitting of water molecule during photosynthesis. ये तो आप बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस का है, और आपने अपने स्कूल लेवल में से ही इसको पढ़ा होगा. ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जो भी आ जाएगा हम एनसीईआरटी से पहले देख लेते हैं. यार लाइन कहाँ से लिखा हुआ है? ये कौन सा चैप्टर से आया है? दिस इज फ्रॉम द चैप्टर व्हाट? मिनरल न्यूट्रिशन. ओके, सो लेट अस कंसिडर दैट लाइन. द बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैंगनीज. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? मैंगनीज आ जाएगा. ये तो मैंने पहले से अंडरलाइन कर लिया था ना, तो आपको डायरेक्टली आंसर पता चल जाता है. लेकिन जब मैं क्वेश्चंस रीड आउट करती हूँ तब आप माइंड में सोच लेना कि इसका आंसर क्या होगा, अगर आप पहली बार नीट देने जा रहे हो. ओके, द बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैंगनीज इज इन द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. मॉलिब्डेनम के साथ बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा. ओके, ये मैंगनीज का फंक्शन है. जब हम मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तो मैं आपको क्लियरली डिफ्रेंशिएट करवा दूंगी कि मैंगनीज का क्या फंक्शन होता है, क्लोरीन का क्या फंक्शन होता है, मॉलिब्डेनम का क्या फंक्शन होता है, एक्सेट्रा. ओके, सो आपका आंसर क्या आ गया? दैट इज योर मैंगनीज. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये फिर आ गया स्टेटमेंट वाले सवाल. ओके, स्टेटमेंट ए एंड बी, असर्शन रीजन वाला. ओके, सो फर्स्ट हम देख लेंगे असर्शन ए. एटीपी इज यूज्ड एट 2 स्टेप्स इन ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस का
क्वेश्चन है, तो कहाँ से आया है? रेस्पिरेशन से आया है, प्लांट फिजियोलॉजी के अंडर से। ओके, सो ग्लाइकोलिसिस में क्या दिया हुआ है? एटीपी 2 जगह यूज होता है। अरे हाँ, ये तो सच है। कहाँ कहाँ यूज होता है? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तक, और कहाँ से? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट तक 2 एटीपी यूज होते हैं। ओके, सो देखते हैं रीजन क्या दिया हुआ है। Glucose 6-phosphate and second ATP is used in conversion of fructose 6-phosphate into fructose 1,6-bisphosphate। अरे ये तो सही दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है? ATP is used at 2 steps in glycolysis। उसका रीजन क्या है? ये तो फैक्ट बता दिया। ओके, उसका रीजन बताया क्या? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि सारे लोग क्या मार के आ जाएंगे? असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज ऑल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। पर यहाँ पे क्या होगा? योर असर्शन इज करेक्ट बट रीजन कैंट एक्सप्लेन द फास्ट असर्शन। ओके, यहाँ पे अगर दिया होता कि क्यों एटीपी को 2 स्टेजेस में यूज किया हुआ तो वो बात बनती, लेकिन यहाँ पे तो फैक्ट बता दिया कि कहाँ कहाँ यूज। सो हियर लुक इनटू द डायग्राम। हियर एटीपी कन्वर्टेड टू एडीपी इन द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6-phosphate and also in the conversion of fructose 6-phosphate to fructose 1,6-bisphosphate. Okay, these are the 2 steps where ATP gets converted to ADP, but this reason can't really explain the assertion. Okay, so what answer we get from this? Both A and R are true, but R is not the correct explanation for A. That is your third option. Okay, so moving on to the next question. Large colorful fragrant flowers with nectar are seen in which type of plants? Wind pollinated, insect pollinated, bird pollinated, bat pollinated. Okay, सो ये तो बहुत ही आसान सवाल है। मुझे पता नहीं क्यों नीट 2023 में इतना हलवा सवाल पूछा गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन से, बहुत ही एनसीईआरटी के पूरा डायरेक्टली क्वेश्चन आ गए हैं, तो आप थोड़ा एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे से पढ़ना। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है लार्ज कलरफुल फ्रैग्रेंट फ्लावर्स। तो ये सारे फ्लावर्स किसको अट्रैक्ट करेंगे? इंसेक्ट को, ऑब्वियसली इंसेक्ट को। विंड पॉलिनेशन तो लिमिटेड होता है, वाटर पॉलिनेशन उससे भी ज़्यादा लिमिटेड होता है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसके अंडर में आते हैं? इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर के अंडर में होता है, जिससे कि मैक्सिमम पॉलिनेशन ऑकर होता है। ओके, दिस इज ऑल्सो रिटन इन योर एनसीईआरटी। लुक इनटू द एनसीईआरटी नाउ। Majority of insect pollinated flowers are large, colorful and fragrant and rich in nectar। तभी तो वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर पाएंगे और वो आएंगे, पोलन ग्रेन को डस्ट करेंगे एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक और पॉलिनेशन होगा। इसीलिए वो ऐसे ही होते हैं, लार्ज, कलरफुल, फ्रैग्रेंट। ओके, सो योर आंसर इज इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन है गया। द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज प्रोटोनेमा स्टेज। करेक्ट है, प्राइमरी प्रोटोनेमा। ओके, देन कम्स टू द सेकेंडरी स्टेज। ओके, सेकेंड रीजन क्या बताया हुआ है? प्रोटोनेमा डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर प्रोड्यूस्ड इन कैप्सूल। ओ, तो स्पोर से प्रोड्यूस्ड होता है, ये दिया हुआ है। तो ये सही होगा कि नहीं? देखते हैं एनसीईआरटी को। ये लाइन थोड़ा ट्रिकी है, अगर आपको पूरा याद होगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। लिटिल बिट ऑन द मॉडरेट साइड। ओके, सो लेट अस लुक इनटू द एनसीईआरटी। ओके, सो दिस इज फ्रॉम द चैप्टर व्हाट? प्लांट किंगडम। ओके, अंडर द मॉसेस कैटेगरी। ओके, सो लेट अस सी। Here it is, your mosses is written. The first stage is the protonema stage. Okay, the primary stage is protonema stage, which develops directly from a spore. So now it is clear that it gets produced from a spore. Okay, so your right answer is both assertion and reason are correct, and the reason is the correct explanation for the assertion, which is your option B. Okay, so now moving on to the next question. Which of the following stage of meiosis involves division of centromere? Okay, division of centromere। पहले तो एक बात बोलो, जब माइटोसिस में डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर होता है तो वो किस फेज में होता है? एनाफेज में होता है। एनाफेज में होता है, वहाँ पे तो एनाफेज 2 नहीं होगा। ये आपको किस में पूछा गया है? मियोसिस में पूछा गया है। ऑप्शन थोड़ा देख लेते हैं। टेलोफेज, मेटाफेज 1, मेटाफेज 2, एनाफेज 2। ओके, सो मेटाफेज में क्या
होता है, वो अलाइन होते हैं सेंटर में, ओके। तो और मेटाफेज 1 में क्या होता है, वो तो बाइवैलेंट क्रोमोसोम के फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये जो मेटाफेज 2 होगा वहाँ पे भी अलाइन हो गए। टेलोफेज में तो पूरा वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, पूरा ऐसे दो दो करके डिवाइड हो जाते हैं, 2 सेल बन जाते हैं। लेकिन एनाफेज 2 जो है वहीं पे सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होता है, ओके। दिस इज क्लियरली रिटन इन एनसीईआरटी 2, ओके। दिस इज फ्रॉम द चैप्टर व्हाट, cell cycle under the process of meiosis, okay। here it is written, देखो मेटाफेज 2 में क्या लिखा हुआ है, एट दिस स्टेज क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर, ओके। माइटोसिस में क्या होता है, उसको क्या बोला जाता है, व्हिच प्लेट, कॉमन मेटाफेजिक प्लेट, ओके। सो हियर इन एनाफेज 2 व्हाट इज रिटन, it begins with the simultaneous splitting of the centromere of each chromosome which was holding the sister chromatids together, okay। So here your next question is written as, in angiosperm the haploid, diploid and triploid structure of a fertilized embryo sac sequentially are, okay। So यहाँ पे क्या दिया हुआ है, haploid, diploid and triploid। haploid का मतलब क्या हो गया, n, diploid 2n, triploid 3n। you know already that what is 3n, your प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दैट इज योर 3n, ओके। तो पहले हम देखते हैं ये सारे ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में वो है, ओके। सो यहाँ पे कौन आ गया, देखो फर्स्ट ऑप्शन में, थर्ड में पोलर न्यूक्लियाई नहीं है, तो नहीं है, जाइगोट नहीं है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस थर्ड ऑप्शन में और फोर्थ ऑप्शन में भी है। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, थर्ड और फोर्थ में से ही आएगा। और क्या दिया हुआ है, डिप्लॉयड। थर्ड ऑप्शन में सेकंड में क्या लिखा हुआ है, सिनर्जिड। ये थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन में क्या लिखा है, जाइगोट। जाइगोट क्या होता है, जाइगोट 2n n और n मिलके ही तो जाइगोट होते हैं, हैप्लॉइड गैमेट मिलके ही तो जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं। तो जाइगोट क्या हो गया आपका, 2n, ये तो आपको इजीली पता है। तो बाकी रह गया क्या, सिनर्जिड। सिनर्जिड इज योर हैप्लॉइड, ओके। सो योर आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। देखा कितना इजी था, क्योंकि आपको जाइगोट तो पता ही है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ही ओनली 3n है, और तो कुछ ऐसे 3n होने वाला नहीं है, ओके। सो योर आंसर इज डायरेक्टली रिटेन इन योर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्यूजेस विद देम टू प्रोड्यूस ए ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैसे फॉर्म होता है, जो पोलर न्यूक्लियाई सेंटर में होता है उसमें आके एक मेल गैमेट फ्यूज कर जाता है, तो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्मेशन हो जाता है, इसीलिए उसको 3n कहा जाता है। सो नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट दिस क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। सो ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स ESTS refers to what, okay। certain important expressed genes, all genes that are expressed as RNAs, all genes that are expressed as proteins, all genes whether expressed or unexpressed। expressed तो होता है DNA की तरह होता है, या RNA की तरह होता है, या प्रोटीन की तरह होता है, ये सिर्फ आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन पूरा डायरेक्टली एनसीईआरटी से आया है, आपको तो याद ही आ गया होगा अभी तक। तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से क्वेश्चन आया है, वो भी टू द पॉइंट एंड डायरेक्टली फ्रॉम द लाइन्स, दैट इज फ्रॉम द थ्योरी पार्ट, ओके। सो अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट लाइन्स एनसीईआरटी का लिखवा कर दे दूंगी ना, तो ये सारे क्वेश्चन आपके चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे, ओके। सो आप मेरे साथ बने रहिएगा, ये सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन हम स्टडी करेंगे, इंपॉर्टेंट लाइंस, नोट्स, क्वेश्चंस सारे मैं प्रैक्टिस करवा दूंगी, ओके। सो इसका आंसर थोड़ा देख लेते हैं एनसीईआरटी से ही, ओके। हियर यू कैन सी इट इज फ्रॉम द चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। it is written under the methodologies part. One approach focused on identifying all the genes that are expressed as RNA referred to as expressed sequence tags. Expressed as what? RNA, not DNA, not protein, are RNA. These are called as ESTS. Okay? तो ऐसे ही करके आपको कुछ लाइंस भी मेमोराइज करना होगा। ये सारे आपको कैसे याद रहेंगे, ये सारे कैसे आप समझ पाओगे, वो तो मैं क्लासेस में आपको समझा दूंगी, ओके। लेकिन अभी के लिए आपको पता लग जाना चाहिए कि ये सारे क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही आता है। 90% ऑफ द क्वेश्चंस डायरेक्टली कम फ्रॉम द एनसीईआरटी, एंड वो जो 10% कॉम्प्लिकेटेड या हार्ड टफेस्ट लेवल के क्वेश्चंस रह जाते हैं वो भी एनसीईआरटी से ही थोड़ा आते हैं, ओके। एनसीईआरटी से आता है, लेकिन ज़्यादा कुछ ट्विस्ट एंड टर्न करके वो क्वेश्चंस आ जाते हैं, ओके। नहीं तो पूरे के पूरे एनसीईआरटी से ही आता है बायोलॉजी के क्वेश्चंस। So for this session, this is your right answer. We are completed with this session. I hope you all like it, and subscribe to this channel if you like the video, and support me,
and stay tuned to get all the notification. You have to hit that bell notification bar, okay, so that you will get notified every time I'll put a new video. So ऐसे ही करके हम सारे एनसीईआरटी के बायो के सारे चैप्टर्स खत्म कर देंगे थ्रू शॉर्ट वीडियोस एंड लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस, और मैं बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन लूँगी, ओके। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी नीट में आंसर होगा, सिर्फ थियोरी को पढ़ के जाओगे तो नीट में कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, दैट टू वैलिड क्वेश्चन। ऐसे ही कुछ का उठाया लिया हुआ किसी भी इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन कर लोगे तो नीट में नहीं होगा। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करवा लेते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, लेकिन उसमें से नीट में क्वेश्चन नहीं आता। नीट में पूरा हलवा सवाल आता है, लेकिन उसके लिए आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। इतना भी इजी नहीं है, पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा तभी ये क्वेश्चन सारे आपने अच्छे से बनना पाओगे, ओके। सो स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एम एकलव्य, एंड थैंक यू। यू कैन follow me also in the Instagram. You can go to this about section or I will put the link here, okay. So thank you.